So, in the last class, we have discussed about the failure of the Bohr model, and we have seen how the Bohr model failed, right? We have seen so many limitations of the Bohr model. अब बोहर के बाद बच्चों जो नेक्स्ट मॉडल आता है ना, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. Which model? Quantum mechanical model of an atom. Okay, and this model is developed on the basis of two theories. The first is the dual nature of matter, or you can say dual behavior of matter. And Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Okay, so on the basis of these two particular theories, quantum mechanical model is being developed. चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों dual nature of the matter. Dual nature of matter. This dual nature of the matter was given by de Broglie in year 1924. डी ब्रोगली ने ना एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट किया था कि if the radiation have two natures, there is wave nature, जो किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, एंड पार्टिकल नेचर, वो फोटोन वाला नेचर जो किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने. तो अगर रेडिएशन को दो नेचर हो सकते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, उसी तरह से जो मैटर के पार्टिकल्स है, मैटर या मटेरियल आप कह लो, उस मैटर को भी दो नेचर होने चाहिए. दैट शुड आल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव. So this argument was given by the de Broglie, right? De Broglie ने कहा कि if radiation has two nature, which two nature? Wave nature plus particle nature, then material or matter should also have two natures. राइट, अगर रेडिएशन को दो नेचर है ना, तो मैटर जो होता है ना, उसको भी दो नेचर होना चाहिए. अगर फोटोन क्या है बच्चों? फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन, राइट. रेडिएशन के जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी को, उसको हम फोटोन कहते हैं, राइट. तो अगर फोटोन को दो चीजें हैं, एक द फोटोन क्या है बच्चों? पार्टिकल ऑफ रेडिएशन. फोटोन इज पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन. अगर उसको दो चीजें है, क्या क्या है बच्चों? उसको मोमेंटम भी होता है और उसको वेवलेंथ भी होता है. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दोनों चीजें होना चाहिए, उसको भी मोमेंटम होना चाहिए और वेवलेंथ होना चाहिए. तो ये ऐसा आर्ग्यूमेंट किसने किया बच्चों? तो ये आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान कौन था? डी ब्रोगली. कौन था ये आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान? डी ब्रोगली था. ओके, उसका आर्ग्यूमेंट भी वैलिड था कि अगर रेडिएशन को दो नेचर हो सकता है, वेव एंड पार्टिकल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनको भी दो नेचर होना चाहिए. दे शुड आल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल एंड इन सम केसेस दे शुड आल्सो बिहेव एज अ वेव. ओके, तो वो अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करे तो उसका वेवलेंथ कितना है? तो डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया बच्चों, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टाइनी मूविंग पार्टिकल. वेवलेंथ एसोसिएटेड with tiny subatomic particles, जो है tiny moving particles, that wavelength lambda equal to h upon p. क्या फॉर्मूला दिया बच्चों डी ब्रोगली ने? कि वेवलेंथ कितना होगा पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ? that wavelength lambda is equal to h upon p, right? And that p is what? Momentum. So you can write lambda equal to h upon mv. lambda is equal to what? h upon mv. Let's write all the point. h जो है वो आपका प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता है बच्चों 6.626 into 10 power minus 34 joule into second. m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल है, राइट. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, या स्पीड ऑफ पार्टिकल कह सकते हो बच्चों.
p क्या है आपका मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो अगर कोई भी पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ ये वाला वेवलेंथ जुड़ा होता है। पार्टिकल मे हैव दिस वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपन m। ये किसने कहा बच्चों? तो ये कहने वाला इंसान था डी ब्रोगली, राइट। अभी इस फॉर्मूला को मैं आपको दो तीन तरह से मॉडिफाई करके बताऊंगा, बट बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस थिंग्स। So your formula is lambda equal to h upon p. Now sometimes kinetic energy is given to you. Now in some cases students find the velocity from the formula of kinetic energy, that is half mv square. But we will not do that. We will directly make the formula. So basically kinetic energy क्या होता है? Kinetic energy is half mv square. If I multiply numerator and denominator with mass, तो ऊपर हो जाएगा mass का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा mass. मैंने क्या किया बच्चों? ऊपर और नीचे एक mass को मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है। So if you multiply numerator and denominator with mass, तो ऊपर हो गया बच्चों आपका m square v square, that is mv whole square, और इस mass into velocity momentum, तो ये हो गया आपका half into momentum square by mass। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों? p square by 2m। यहाँ से आपको p कितना मिलेगा? तो p square equal to 2m ऊपर आएगा, तो p कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 2m के, राइट। तो मैं फॉर्मूला के अंदर जो मोमेंटम है उसकी जगह में क्या डाल दूंगा बच्चों? h अपन अंडर रूट ऑफ p की जगह में डाल दूंगा 2m के, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया होता है, इट शुड बी इन जूल यूनिट, राइट। बहुत बार क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया होता है, तब हम कोई वेलोसिटी फाइंड नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्टली विल पुट दैट लैम्डा इक्वल टू h अपन अंडर रूट 2m के, इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Okay, sometimes it is also given in the form of accelerating potential. The question may be given in form of accelerating potential के पार्टिकल को इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे तो उसको ऑब्वियसली वेलोसिटी मिलेगा। So in that case, if the question is in form of accelerating potential, if the question in form of accelerating potential, so instead of kinetic energy I have to put q into v। क्या करना है बच्चों? आपको काइनेटिक एनर्जी की जगह रखना है q into v। तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा? h अपन अंडर रूट ऑफ 2m। k की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? q into v। क्या रखेंगे हम k की जगह पे? q into v रखेंगे, जहां पे q क्या है आपका? q है चार्ज ऑफ पार्टिकल, एंड कैपिटल v क्या है? कैपिटल v है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, right। So capital V is your accelerating potential, okay। क्लियर बात? तो इतने फॉर्मूला याद रखने हैं बच्चों। लैम्डा इक्वल टू h अपन mv, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो h अपन अंडर रूट 2m के, और अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में है तो h अपन अंडर रूट ऑफ 2m qv, h अपन अंडर रूट ऑफ 2m qv, ओके। चलो अब ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर डी ब्रोगली ने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोई वेव जुड़ा होता है तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए उसका। यस और नो, देयर हैज टू बी सम प्रूफ। द प्रूफ इज देयर बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्रैक्टेड सिमिलर टू द रेडिएशन। रेडिएशन जो है ना वो डिफ्रैक्ट हो सकता है, किसी ऑब्स्टेकल पे गया अगर रेडिएशन तो ऑब्स्टेकल से वो मुड़ता है। अगर रेडिएशन किसी ऑब्स्टेकल पे गया तो ऑब्स्टेकल से मुड़ता है रेडिएशन। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का बीम है ना वो भी डिफ्रैक्ट होता है, और ये डिफ्रैक्ट होना जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है बच्चों? वेव का प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे डिफ्रैक्ट हो रहा है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव नेचर एसोसिएट होना चाहिए, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को यूज करके माइक्रोस्कोप बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है ना वो करीब करीब 15 मिलियन टाइम है। कितना है उसका मैग्नीफाइंग पावर? करीब करीब 15 मिलियन टाइम जितना उसका मैग्नीफाइंग पावर होता है, राइट। तो राइट हियर beam of electron is diffracted similar to the wave. Beam of electron diffract similar to wave, right? This is the proof of the wave nature of the particles, okay. Now
In electron microscope, beam of electron is used to get magnification of up to 15 million times. इतना मैग्निफिकेशन मिल रहा है, we'll get the magnification of 15 million times. तो नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके अंदर हम विजिबल लाइट यूज करते हैं. In normal microscope that you use in the biology lab, you normally use the visible light to see the object. Instead of that, in the electron microscope, we use beam of electron. We will incident beam of electron on the object to be viewed, and by that we will get the magnification of around 10 power 15 million. Sorry, we will get the magnification of 15 million. इतना ज़्यादा आपको magnification मिलता है. Okay, clear. Now you must be thinking about कि क्या हम भी अगर motion में है तो हमारे साथ भी कोई wave जुड़ा होता है? If we are also moving, is there any wave associated with us also? Yes, it is associated, but that wave will have the wavelength very small, and that we can neglect. Okay? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, तो आपका वेवलेंथ क्या है? लैम्डा इक्वल टू h अपन mv. सपोज मान लो, सपोज हम मान लेते हैं कि ये संकेत का मास जो है ना, वो करीब 50 kg है. कितना है संकेत का मास? अराउंड 50 kg. And he is running at the speed of 2 meter per second. संकेत कितने स्पीड से मूव कर रहा है? विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. तो संकेत के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो कितना होगा? तो h का वैल्यू क्या होता है? 6.626 into 10 power minus 34. Mass is 50. It is 2. It is coming as 6.626 into 10 power minus 32 meter. See the order. 10 power minus 32 means it is very small. 10 पावर माइनस 32 मतलब इसके आगे कितने मिनट आएंगे और 31 मिनट आएंगे आगे. मतलब दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल. तो प्रैक्टिकली जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है मोशन में, उसका वेव नेचर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि उसका जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ही कम आएगा, जो प्रैक्टिकली हम इग्नोर कर सकते हैं. बट जो बहुत छोटे पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ या कोई आयन हुआ, तो उसका वेवलेंथ आपको कंसिडरेबल मिलेगा जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. सो वी विल राइट हियर फॉर large particles wavelength is too small and it can be neglected. You can neglect the wave nature of the big moving particle. Okay, तो मैं दौड़ूं या आप दौड़ो तो आपके साथ भी वेव जुड़े है, बट उसका वेवलेंथ इतना छोटा है ना, क्या प्रैक्टिकली उस वेवलेंथ को क्या कर सकते हो बच्चों? इग्नोर कर सकते हो. क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकली उस वेवलेंथ को आप इग्नोर. बट जब आप छोटे छोटे पार्टिकल की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उसका वेवलेंथ जो है वो कंसिडरेबली ज्यादा है, जिसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. दिस वाज द आइडिया गिवन बाय डी ब्रोगली. तो डी ब्रोगली ने ऐसा कह दिया भाई कि जो पार्टिकल है ना, उसको खाली पार्टिकल नेचर नहीं है, उसको भी वेव नेचर होता है, और उसका वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू h अपन mv. चलो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद. Okay, let's for three numerical. पहले केस में आपको एक बॉल दिया हुआ है, and the ball has a mass of 0.1 kilogram and it has a velocity of 10 meter per second. Ball has a mass of 0.1 kg, velocity of 10 meter per second. उसके साथ जुड़ा हुआ wavelength कितना होगा? So we will be using the de Broglie equation of the wavelength. Lambda equal to what? H upon mv. H is equal to 6.626 into 10 power minus 34. Mass is equal to 0.1. Velocity is 10. On simplifying, you will get this as 6.626 into 10 power minus 34 because ये दोनों कट होकर 1 हो जाएगा. So your wavelength is going to become 6.626 into 10 power minus 34 meter. And you can see this wavelength is very small. 10 power minus 34 में wavelength है. If the ball has a mass of 0.1 kg, खाली 100 ग्राम का बॉल है ना, तो उसका वेवलेंथ भी इतना कम आता है, तो प्रैक्टिकली उसको भी आप इग्नोर करोगे. You are not going to consider this. Okay. चलो सेकंड क्वेश्चन देखो. You are given with an electron. इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया है 9.1 into 10 power minus 31 kg. इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया है 3 into 10 power minus 25 जूल. एंड यू वांट टू फाइंड द वेवलेंथ. अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत बार आपका क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा,
टेक्स्ट बुक में क्या किया है पता है? टेक्स्ट बुक में ऐसे किया है बच्चों के, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहां से पहले वेलोसिटी फाइंड किया एंड देन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv ऐसा किया। हम ऐसा क्यों करें? बिकॉज वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ, यस और नो? डू वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला? तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? हमारा मेथड कहता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। बस एक ही बार में ये खत्म हो जाएगा। आगे ना होगा कि नहीं होगा खत्म एक ही बार में? ओके, तो लेट्स पुट द वैल्यू। h का वैल्यू 6.626 into 10 power minus 34 divided by under root of 2 into mass 9.1 into 10 power minus 31। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 3 into 10 power minus 25। राइट, अब आपको खाली इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ओके, उठा दिया मैंने अपना सब्सट्रैक्ट कैलकुलेटर। इट इज 2 into 9.1 into 3। ओके, तो ये आ गया बच्चों आपका 6.626 into 10 पावर minus 34 डिवाइड बाय अंडर रूट में जाएगा ये 54.6 है। 10 पावर कितना होगा? माइनस 31 माइनस 25 कितना होगा? 56 माइनस में। अब इसका निकालना है आपको अंडर रूट। जैसे 54.6 का मैं निकालूंगा अंडर रूट, ये मुझे मिलेगा 7.38, दैट इज 6.626 into 10 पावर minus 34 डिवाइड बाय क्या होगा बोलो? ये 7.38, you can write 7.39 into 10 power 56 का अंडर रूट माइनस 28। चलो 6.626 डिवाइड बाय 7.39 दिस इज इक्वल टू 0.8966 into 10 पावर ये ऊपर आएगा माइनस 6 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ वेवलेंथ कितना होगा बच्चों? 0.8966 into 10 पावर माइनस 6 मीटर। 0.8966 into 10 पावर माइनस 6 मीटर होगा। अगर आपको इसको नैनोमीटर या ऐसे कोई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यू कैन राइट दिस एज 896.6 into 10 पावर माइनस 9 मीटर। माइनस 9 होता है बच्चों नैनोमीटर, तो ये 896.6 नैनोमीटर। वेवलेंथ इज 896.6 नैनोमीटर। समझ गए कैसे किया? हो गया एक स्टेप में आपका काम। क्यों आपको वेलोसिटी निकालना है? वेलोसिटी पूछा ही नहीं तो व्हाई शुड आई फाइंड द वेलोसिटी? मुझे पूछा है वेवलेंथ निकालने का है, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के करो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए मास फाइंड करना है फोटोन का। ओके, और जिसका आपको वेवलेंथ दे दिया, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों? 10 पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। यस और नो? एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, नाउ डू यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ फोटोन कितना होगा? तो मुझे ऑलरेडी लैम्डा दिख रहा है, आई पुट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, नाउ व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 into 10 पावर माइनस 10। h वैल्यू इज 6.626 into 10 पावर माइनस 34। मास को फाइंड करना है इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया है क्वेश्चन में। डू वी हैव द वेलोसिटी इन द क्वेश्चन? चेक इट आउट। But I can see the velocity in the question. Where is it? I can see the velocity in the question. Where is it? Photon. Photon is the particle of light. And what is the speed of light? 3 into 10 power 8. Yes or no? तो यहाँ पे आपके पास फोटोन का स्पीड कितना होता है बच्चों? 3 into 10 power 8। यहाँ पे मैंने जानबूझ के पहले नहीं जुड़ा। स्पीड इक्वल टू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड बिकॉज फोटोन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों और मास निकालना है। वो आप मास को निकाल लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि लिख दूं? चलो लिख देता हूं बच्चों। आपका मास आ जाएगा 6.135 into 10 power minus 29 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। मास ऑफ द फोटोन हैविंग दैट वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। बोलो डी ब्रोगली प्रिंसिपल समझ में आ गया? डी ब्रोगली समझ में आ गया? डी ब्रोगली ने इतना ही कहा है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर हो सकता है, उनको भी आप वेव कंसीडर कर सकते हो और उसका वेवलेंथ होता है h अपन mv। क्लियर? ओके, चलो कंप्लीट करो। इसके बाद आता है बच्चों आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद चलिए फटाफट इसको कंप्लीट तो करिए।